जी एमएस, आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एक है ओपनिंग कैपिटल, सर कंफ्यूजन है ओनर्स इक्विटी पे। ऑनर्स इक्विटी पे कंफ्यूजन है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है, आप अपनी कंफ्यूजन बोलें। ओनर्स इक्विटी का मतलब कि इन इटसेल्फ कोई जर्नल एंट्री होती है? अच्छा, आप इसकी जर्नल एंट्री पे कंफ्यूज हैं। और क्योंकि सर आपने ट्रायल बैलेंस में ओनर्स इक्विटी का हेड नहीं था लिखा। ट्रायल बैलेंस में ओनर्स इक्विटी का हेड नहीं लिखा था, और मतलब सर यहीं पे कंफ्यूजन हो गई। इसी पे कंफ्यूजन। आप क्या कहते हैं वो फरमा दीजिए। जो आप कह रहे हैं ना, जो आपका मौकफ है, वो भी बता देना। सर असल में हम ओनर्स इक्विटी में ही ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल और ड्यूरिंग द ईयर जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो ओनर्स इक्विटी में ऐड कर रहे थे। लेकिन फिर हमारी बहस शुरू होगी कि कैपिटल अकाउंट का जो टी अकाउंट है वो ज्यादा बनेगा। इस चीज में हम उलझ गए। सर मैंने कहा था ओनर इक्विटी एक हेड है, तो उसके अंदर हम बाकी इसकी सारी सब हेड्स को ऐड करके है ना उसका एक क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। एमएस ने कहा था नहीं, वो क्लोजिंग जो कैपिटल होता है ना वो ओनर इक्विटी का क्लोजिंग होता है। मैं अब आपको तीन बॉक्सेस बनाकर दे रहा हूं। इसको लाइफ टाइम लर्निंग के तौर पे समझिएगा, और इसके अलावा अगर कोई बात जहन में आए तो उसको अनलर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी सारी बातें रब करने के बाद, सुनने के बाद और रब करने के बाद। इस बॉक्स का नाम है एसेट, इस बॉक्स का नाम है लायबिलिटी, इस बॉक्स का नाम है ऑनर्स इक्विटी। ये बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस इन बॉक्सेस में मौजूद डिफरेंट हेड्स में इंक्रीज या डिक्रीज का बायस बनती हैं। उन हेड्स के लिए हम टी अकाउंट बनाते हैं। ठीक बात। जो ऑनर्स इक्विटी के हेड्स हैं उनमें एक हेड है कैपिटल, एक हेड है ड्राइंग्स, और एक हेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप रिटेन्ड प्रॉफिट का भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके हेड्स हैं। इसके भी डिफरेंट हेड हो सकते हैं, कोई लैंड, बिल्डिंग, डेटर, कैश। इसके भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्रेडिटर, लोन, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम्स। जो भी आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस की वजह से होती हैं। अल्टीमेटली आप इस बॉक्स को दो हिस्सों में फर्दर कहते हैं
डिवाइड कर लें, एक को आप कहते हैं करंट एसेट है, दूसरे को नॉन करंट एसेट कहते हैं। है तो अल्टीमेटली वो बड़े बॉक्स में, ये दोनों छोटे बॉक्स बड़े बॉक्स में, और ये जितनी लायबिलिटीज हैं इनको हम फर्दर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास स्टाइल ऑफ बिजनेसेस डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, हर एक अपना अलग अलग से बनाता है। सोल प्रोप्राइटर इसका एक ही बॉक्स बनाता है, ओनर्स इक्विटी उसे वो कहता है। और बाज़ औक़ात गलत फहमी कह लें या गलतुल आम कह लें, उसको कैपिटल भी कह देते हैं कि सिर्फ कैपिटल है। अब ये ऐसा गलतुल आम है कि अगर मैं आपके सामने कुफली बोलूं तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, सर को लफ्ज़ भी बोलना नहीं आ रहा, हालांकि असली लफ्ज़ कुफली है, कुल्फी चल रहा है गलतुल आम। मेरी बात को फॉलो कर गए? तो ये ऐसा गलतुल आम है कि कैपिटल चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, हालांकि हकीकत में उसको ऑनर्स इक्विटी ही कहना चाहिए था, कैपिटल कभी भी नहीं कहना चाहिए था उसे। जैसे कुफली को कभी भी कुल्फी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चल रहा है, अब चल रहा है। कुफली कुफल से है ना, कुफल लॉक, लॉक करते हो ना आप खोए को, उसके अंदर कुफल कहते हैं। तो एक गलतुल आम जब चीज हो जाती है तो उसको कबूल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह गलतुल आम है सोल प्रोप्राइटर के लिए कैपिटल का लफ्ज यूज होता है ओनर्स इक्विटी के मुतबादल। हरगिज ये ना समझा जाए कि ये कैपिटल ये अंदर वाला कैपिटल है, ये एक अलग कैपिटल अकाउंट है, ये ड्राइंग अलग है, प्रॉफिट लॉस अलग अकाउंट है। उन सब के मजमूए को ऑनर्स इक्विटी कहना चाहिए, लेकिन गलतुल आम उन सब के मजमूए को फिर कैपिटल कह दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, मान लें। पार्टनरशिप में उसके दो बॉक्स बना दिए जाते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है। और कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में भी असल में उसके दो बॉक्स ही बनाए जाते हैं, एक शेयर कैपिटल होता है और दूसरे रिजर्व्स होते हैं। अब जैसे नॉन करंट एसेट के फर्दर नीचे आपको नजर आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आएगा, आपको इनटेंजिबल एसेट नजर आएगा, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगा, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगी, ठीक है। उस तरह रिजर्व्स के भी नीचे आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। अब यहां से ऑनवर्ड्स जो है आपकी R2 शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको यहां पर हम फिलहाल ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहां तक की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा है और अभी आपने बस जनरल रिजर्व की बातें की हैं कि जनरल रिजर्व क्रिएट होता है और रिटेन प्रॉफिट है और शेयर कैपिटल आपने पढ़ा है। जब R2 के लेवल पे आप कंपनीज एक्ट का 4th and 5th स्केड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको तारुफ मिलेगा कि कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, फर्दर बेफरकेट करते हैं उनको। तो अल्टीमेटली तो वो सारी ओनर्स इक्विटी ही की बात कर रहे हैं ना। तो 3 बड़े कमरे हैं बैलेंस शीट में, एक बड़े कमरे का नाम एसेट है, दूसरे बड़े कमरे का नाम लायबिलिटी है, तीसरे बड़े कमरे का नाम ओनर्स इक्विटी है। अब इन तीनों बड़े कमरों को हम जब इक्वेशन में लेते हैं तो हम इन दोनों को कहते हैं कि ये क्लेम्स हैं इन एसेट्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं रिसोर्सेज हैं। तो हमारे इन रिसोर्सेज पे इनका क्लेम है कि भाई हमने पैसे दिए हुए, की कर रहे हो तुसी, ओनर्स ने पैसे दिए हुए ना, वो इस एसेट पे क्लेम रखते हैं। ये एसेट किसका है? ओनर्स का। ये एसेट किसका है?
क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब होता ही है कि हमने ओनर से पैसे लिए, कैश बैंक में रखा, कर्जे लिए कैश बैंक में रखा, बैंक में तो सारा कैश मिक्स हुआ है ना। वो कैश निकाला कुर्सियां खरीद रही, कैश निकाला जहाज खरीद लिया, कैश निकाला कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, अब कोई ये नहीं कह सकता वो जहाज मेरा है। हो सकता है उसमें वो क्रेडिटर का जहाज हो सकता है वो ऑनर का जहाज हो। फॉलोड? असल में वो जहाज किसका है? बिजनेस का। उस बिजनेस के तमाम जहाजों पे किसका क्लेम है? जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझ आ रही? अब आप बताएं, अब ऑनर्स इक्विटी पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब्दुल रहमान बेटे, आप स्क्रीन आप अपना रीबूट करें कंप्यूटर। एहसन और हसनैन बताएं, आपकी स्क्रीन भी स्टक है बेटा? जी मेरे बेटा। अब वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, अब आप देखें कि पूरे कमरे के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं या उसमें मौजूद एक अकाउंट की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं? पूरे कमरे का। ठीक है अब्दुल रहमान, पूरे कमरे के ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है, उसके अंदर सारों का नेट शामिल है। यानी जो सर बैलेंस शीट में वही ना, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग के बाद एक उसका क्लोजिंग बैलेंस आया है, वो क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी के लाएगी। वो क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी के लाएगी। बैलेंस शीट में क्लोजिंग आती है। टी अकाउंट में बनता है ओनर्स इक्विटी का। बेटे अब मुझे बताओ, टी अकाउंट किसका बनाया है मैंने? कमरे का बनाया है कि हेड्स का बनाया है? हाँ, अब अगर मैंने टी अकाउंट बनाना है वो किस सूरत में बनाऊंगा? वो मैं वर्किंग के, अच्छा देखो एक और बात क्लियर करो जरा। तवज्जो बेटे, आप सुन हुए में बेटे, जो हम सिंगल एंट्री में मिसिंग फिगर्स को तलाश करने के लिए या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मिसिंग फिगर्स को तलाश करने के लिए जो टी अकाउंट बनाते हैं, वो असल में वर्किंग्स होती हैं, वो लेजर में मौजूद लेजर अकाउंट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ओनर्स इक्विटी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का टी अकाउंट उठा के बनाता हूं, तो मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं मिला हुआ, गुमा हुआ हूं कहीं मैं प्रॉफिट के फिगर को लेकर। तो उस गुमी हुई चीज को ढूंढने के लिए मैं एक वर्किंग टी अकाउंट स्टाइल में बना लेता हूं। टी अकाउंट स्टाइल में ना बनाए, प्लस माइनस में बना लें। वो मैं दरअसल लेजर अकाउंट नहीं बना रहा। लेजर अकाउंट क्या है? जो एक किताब लेजर के अंदर एक फोलियो के साथ लिखा हुआ टी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होता है, वो चीज है। मैं एक वर्किंग बना रहा हूं ऑनर्स इक्विटी की। इसी तरीके से ये अब आपकी बात का जवाब है, इसको समझने की कोशिश करना जो मैं बात करने लगा हूं। मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक ही टी अकाउंट बनाता हूं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर गुमी हुई है कि कैश पे कितनी प्रॉपर्टी परचेज हुई है, कितने फिक्स्ड एसेट्स मेरे कैश पे परचेज हुए हैं। उसको मैं ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक ही टी खींचता हूं, सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ओपनिंग बैलेंसेस उसमें डेबिट में लिख देता हूं, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट में लिख देता हूं, उनकी कुमुलेटेड डेप्रिसिएशंस क्रेडिट में लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह उसके मैं लिखकर, तो फिर बैलेंसिंग फिगर मैं कहता हूं अच्छा ये था मेरा कैश पे जो मेरे फिक्स एसेट्स खरीदे थे, वो उठा के कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं कैश आउटफ्लो शो कर देता हूं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं ढूंढना ये चाह रहा हूं कि मैंने फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर कैश पर कितने परचेज किए हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक टी अकाउंट बनाऊंगा। मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर 50 फिक्स्ड एसेट है तो मेरे 50 टी अकाउंट या 50 लेजर अकाउंट्स बने होंगे मेरी लेजर के अंदर। मैं सिर्फ उसके एक वर्किंग को टी अकाउंट स्टाइल में शो कर रहा हूं, मैं प्लस माइनस में भी कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई? तो एग्जामिनर भी बाज़ औक़ात आपसे पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना के बताओ कि इंक्रीज इसमें बिकॉज ऑफ कैश कितनी है। ठीक है, उसने आपको वर्किंग के लिए कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब मैं एक अकाउंटेंट के तौर पर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट बन के बुक कीपिंग कर रहा हूँगा, तो उन 50 फिक्स्ड एसेट्स के अलग अलग टी अकाउंट बनाऊंगा, अलग अलग लेजर्स बनाऊंगा।
भले इलेक्ट्रॉनिकली बना रहा हूं कंप्यूटर के अंदर, भले फिजिकली बना रहा हूं फिजिकल एसेट रजिस्टर के अंदर, उन सब के अलग अलग टी अकाउंट्स होंगे। तो जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बजाते खुद एक लेजर अकाउंट नहीं है, उसी तरह ओनर्स इक्विटी भी बजाते खुद एक लेजर अकाउंट नहीं है। हम उसका टी अकाउंट सिर्फ बना रहे हैं मिसिंग फिगर को तलाश करने के लिए। उसके अंदर पीछे कैपिटल का अलग लेजर अकाउंट है, ड्राइंग्स का अलग लेजर अकाउंट है, प्रॉफिट का अलग एक लेजर अकाउंट है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गुड। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ लेजर के बैलेंस। हाँ, ट्रायल बैलेंस में इंडिविजुअल लेजर्स के बैलेंस, जो हकीकत में जो ट्रायल बैलेंस है, एक है वर्किंग के लिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो कि जी मेरा ट्रायल टैली होगा कि नहीं होगा, वो आप उठा के सारे एसेट्स का इकट्ठा एक फिगर डाल दें, सारी लायबिलिटीज की इकट्ठी एक फिगर डाल दें, वो आप वर्किंग के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रायल बैलेंस होगा किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हर एसेट का अलग अलग बैलेंस नजर आएगा, हर एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अलग बैलेंस नजर आएगा। ये भी सुन लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ऑल एसेट्स का एक टी अकाउंट नहीं होता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी प्लांट एंड मशीनरी की अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट होगा, बिल्डिंग की अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग टी अकाउंट होगा, फर्नीचर का अलग टी अकाउंट होगा एक्यूमुलेटेड। ये तो हम एक एग्जामिनी के तौर पर या एक लर्नर के तौर पे हम अभी सीख रहे हैं ना, लेकिन जब प्रैक्टिकली प्रोफेशनली जब आप इंशाल्लाह आर्टिकल्स में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि हर एक हेड ऑफ अकाउंट अलग अलग से ट्रीट हो रहा है और बनता भी है उसका अलग अलग ट्रीट हो रहा है। क्योंकि हमें देखो ना, मैंने 20 साल पुराना फर्नीचर खरीदा हुआ बेचना है, अगर मैंने अलग से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाया होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। वो तो मैं अगर सौरों का इकट्ठा बनाया हुआ, कोई मेमोरेंडम नहीं रखा हुआ, मैं तो गुम हो जाऊंगा कि 20 साल पहले जो मैंने एसेट खरीदा था आज उसकी क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। दोबारा से 20 सालों की मैं बैठूंगा कैलकुलेटर लेके और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, किस तारीख को खरीदा था, क्या उसकी प्रोपोर्शनेट है, क्या ये क्या वो। ठीक है, तो मुझे उसका एक मेमोरेंडम बनाना होगा और उसके टी अकाउंट्स अलग से रखने होंगे मुझे। ठीक है, अनलेस आप एक अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा डिजाइन करें जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम हो। अब ये बात भी सुन लो, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हो, अनलेस ऐसा इंटीग्रेटेड आपका सिस्टम हो कि आप वर्किंग एक जगह कर रहे हैं, आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं हर एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के, आप वर्क एक्सेल पढ़ी हुई है कुछ थोड़ी सी, एक्सेल पे है, एक जगह काम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो वो काम आप अगर आपने इस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड बनाया हुआ है तो आप काम एक जगह कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो एक्यूमुलेटेड के अंदर चला जाएगा, खैर है, ऑटोमेटिकली ओनर्स इक्विटी में चला जाएगा, खैर है। लेकिन आपको जहनी तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि काम आप अलग से उस एसेट का कर रहे हैं। ठीक बात क्लियर हो गई? अब आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी सारी क्लियर होगी कि लेजर अकाउंट किसका बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट किसको करते हैं। चलो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, आज हमारी डिस्कशन जो है गवर्नमेंट ग्रांट और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे है। जी बेटे कोई बात? अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट मोटी मोटी 2-3 बातें करने के बाद डायरेक्टली इसके पास पेपर क्वेश्चंस या आपके रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। मोटी मोटी 2-3 बातें मैं करने जा रहा हूं। पहले आपको गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलती है तो कैश या बैंक डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और जैसे ही वो गवर्नमेंट ग्रांट जिस कंडीशन के लिए मिली होती है वो कंडीशन मीट होती है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट हो जाती है।
ठीक है। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट ग्रांट में अगर फिक्स एसेट मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ कप रख दो। थैंक यू वेरी मच। आप उस फिक्स एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लेते हैं, ठीक है जी, और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट हो जाती है, ठीक है जी, ठीक है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से लैंड मिली है लेबोरेटरी बनाने के लिए, एक कंडीशन है, लेबोरेटरी बनानी है आपने, साइंटिफिक लेबोरेटरी बनानी है, रिसर्च सेंटर बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, आप उस एसेट को डेबिट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब आप उस एसेट को डेप्रिसिएट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है यूजफुल लाइफ के मुताबिक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, और गवर्नमेंट ग्रांट उसकी जो है वो क्या हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम डेबिट हो रही है, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट हो रही है। सिंपल। तो ये पहली एंट्री कब करते हैं, दूसरी कब करते हैं, तीसरी कब करते हैं? सर ये डेप्रिसिएशन का ग्रांट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आप आपके दोनों के सवाल का जवाब देता हूँ। बस में आप बताएं, आप किस पहली, दूसरी और तीसरी का जिक्र कर रहे हैं? ये जो कैश डेफर्ड इनकम, आप मुझे बताइए ये एंट्री कब होना चाहिए? तो जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली है लेकिन अभी इनकम नहीं बनाई। देखो मेरी बात सुनो बेटे, अब आप लोग माशाल्लाह इतनी अकाउंटिंग पढ़ चुके हुए हैं कि मुझे स्पीड में बात करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब मैं कैश नहीं, आप देखो परेशान होकर नहीं करो, ये वीक नहीं है टॉपिक आपका। जब ये परेशान होगे ना, हुई पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं हुआ, सर क्या करने लगे हैं, तब वो बहुत वीक है। सिंपल आप ये मुझे बताओ, कैश कब डेबिट करते हैं? कैश रिसीव होता है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, कैश रिसीव हुआ है, कैश को डेबिट करें। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि जब कैश रिसीव होगा गवर्नमेंट ग्रांट के अगेंस्ट तो कैश डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट किसी कंडीशन पे मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी कि आपने बिजली के बिल अदा करने, 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी, बिजली का बिल अदा करना, ठीक है, 12 महीनों के लिए 1,20,000 रुपये आपको मिला। अब बिजली का बिल आपका जो है हर महीने, किसी महीने 18,000 आ रहा है, किसी महीने 20,000 आ रहा है, लेकिन हर महीने आप गवर्नमेंट ग्रांट से 1/12 उठाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को डेबिट करके गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको ये ना समझना ये अनअर्न्ड इनकम की तरह की है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जैसे होती है ना, लायबिलिटी ट्रीट होती है। और जैसे ही आप कंडीशन मीट कर लेते हैं, आप उस लायबिलिटी को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं। सर ये साल के एंड में करेंगे या मंथली कट करेंगे? डिपेंड करेगा जब कंडीशन मीट होगी। जैसे ही कंडीशन मीट होगी आप डेफर्ड इनकम को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर देंगे। जैसे सपोजली मैंने आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी है कि आपने गोदाम तामीर करना है, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मैं तो गोदाम तामीर कर चुका हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये वाली एंट्रीज नहीं करेंगे,
गोदाम तामीर कर चुके हैं, ठीक है, कैश को डेबिट करें, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को डायरेक्टली क्रेडिट करें, बात खत्म। आप कुछ करने की जरूरत, आप तो कंडीशन मीट कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट का ताल्लुक असल में कंडीशन की मीट करने से है। अगर कंडीशन पहले ही मीट कर चुके हुए हैं आप, और अगर आपने कंडीशन मीट नहीं की, जब गवर्नमेंट ग्रांट आप तामीर करें, जब आप गोदाम तामीर करेंगे, तब गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर दें। आप समझ आ गई बात? चल, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको एंट्रीज में नहीं उलझाता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आपको एंट्री वाली साइड क्लियर है, बाकी बच्चों को तो मेरे ख्याल से क्लियर है चीज़ें। तो हम डायरेक्टली सिनेरियो में आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, गवर्नमेंट ग्रांट हमें फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए कुछ मिलता है? वो सब कुछ अब आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। Discuss how the following should be dealt with in the financial statements of relevant entities according to IAS 20. IAS 20 is about government grant. अच्छा, ये कोई बच्चा मेरा ना कहे कि मैं फलाने चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सख्त चिढ़ है इस बात से। हम पढ़ क्या रहे हैं? IAS 20 पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ रहे हैं। मुझे भी यकीन करें नहीं पता कि किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर क्या है आपकी बुक का जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, पता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें पता भी नहीं होना चाहिए कि हम किस चैप्टर में से ये कर रहे हैं। हमारे कॉन्सेप्ट शुड बी ऐसे पंजा ग्रिप, ठीक है। ये चैप्टर का इससे कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो इसी गवर्नमेंट ग्रांट को वो IAS 16 के अंदर मिक्स करके दे दे, IAS 20 में मिक्स, 23 में मिक्स करके दे दे, IAS 40 के साथ मिक्स करके दे दे, तो वहां पे आप क्या कहोगे? फलाना चैप्टर फलाना चैप्टर, सारी दोनों चैप्टर से इकट्ठा सवाल आ गया। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट टू एन एंटिटी विच इज प्लानिंग टू डेवलप टीचिंग सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई में इश्यू है। The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirements in the initial phase. Condition क्या है जी? There are no further conditions attached to this grant. क्या कंडीशन है? इनिशियल स्टेज पे हेल्प करनी। ओके, ग्रांट मिल गई है, इनिशियल स्टेज पे जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है उसमें हेल्प करनी है। सिर्फ ये देखना है कि क्या वाकई टीचिंग सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया आपने। अगर टीचिंग सॉफ्टवेयर पे काम शुरू कर दिया है और इनिशियल फेज पे हैं आप, तो कंडीशन मीट हो चुकी है। उठा के डायरेक्टली इसको कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट करो, कोई डेफर करने की जरूरत नहीं है ना, कि उसका काम कंप्लीट करना कंडीशन ही नहीं है। वो कह रहे हैं नो फर्दर कंडीशन, काम कंप्लीट करना कंडीशन आई नहीं है। इनिशियल डिफिकल्टी आपको कोई ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा पैसे ले जनाब काम शुरू करें। क्योंकि जिस बंदे ने इस पे काम शुरू करना है उसने खर्चा तो करना है। गवर्नमेंट कह रही है उसका भी कोई खर्चा ना हो, उसको भी हम, गवर्नमेंट इसके ऊपर मोटिवेट कर रही है लोगों को कि बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज में होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाएं। जो भी इनिशिएट करेगा उसको पैसे दे दो, उसको पैसे मिलेंगे, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट होगी, डेफर्ड इनकम क्रेडिट नहीं होगी। बात को फॉलो किया? अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बी पढ़ रहा हूं, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप ए प्लांट इन एन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। आपका चावलों की फैक्ट्री का कारोबार है, चावल पॉलिश करते हैं, राइस पॉलिशिंग, और आपने किसी ऐसी जगह पर उसको फैक्ट्री को लगाया है जहां पर कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई किसी दूर दराज गांव में लोग बेचारे जो हैं वो काम काज नहीं करते। गवर्नमेंट ने आपको कहा कि वी अप्रिशिएट यू कि आपने शहर के करीब आने के बजाय आपने दूर दराज गांव के अंदर किया। A government grant of 4 million is received with a condition that the grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any point in time during the next 4 years.
अगले 4 साल में आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 से कम नहीं होने चाहिए। जहां कम हुए नहीं पैसे वापस। 4 मिलियन गवर्नमेंट ने आपको दिया। इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द, हाईली प्रोबेबल है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं? आपको पता है कि हम एम्प्लॉय कर रहे हैं और कभी भी नीचे नहीं आएंगे। आपको ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो आपने 100 बंदा एम्प्लॉय कर लिया हुआ है, 100 से नीचे आपने हो सकता है 500 एम्प्लॉय कर लिया हो, और आपको है कि इतना काम है इस जगह पर कि हम 100 से नीचे कभी एम्प्लॉयमेंट के नंबर को नहीं गिरने देंगे। तो इसका गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली इनकम है, सीधी सीधी प्रॉफिट लॉस। आप उसको ऑब्वियसली अमोर्टाइज तो उसी तरीके से करेंगे ना। 4 सालों की है, 4 सालों में आप उस 4 साल की कंडीशन से 4 साल में मीट होनी है, ठीक है? तो आप उसको अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है? उसने लिखा हुआ है जितने पीरियड के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स, तो अमोर्टाइज करेंगे 4 साल के लिए। आपकी इनकम में जाएगी, यानी कि इसमें नंबर के ऊपर कोई इश्यू नहीं है। ओके, फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एन एक्सपोर्टर टू। ये जो फ्री टेक्निकल एडवाइस है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, सर्विसेज एक तरह। ठीक है, और गवर्नमेंट असिस्टेंस की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। जी एनी पॉइंट रुबास? पूछ ले। नहीं, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या असिस्टेंस? असिस्ट करना, मदद होता है। वो पोइम कोई ऐसी होगी जिसमें वो क्राइम में हेल्प कर रहा होगा, कोई पोइम होगी, अदरवाइज तो असिस्टेंस तो आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब असिस्टेंट कौन होगा? जो टीचर असिस्टेंट होते हैं हमारे यार, वो तो आपको पढ़ाने के लिए असिस्ट कर रहे होते हैं ना। असिस्ट करना होता है मदद करना, लिटरल मीनिंग में। अच्छा जी, असिस्टेंस का सिर्फ ये है कि आपने जो है उसको डिस्क्लोज कर देना है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कैटी क्या कह रहा है जी? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June, कैटी रिसीव्स 3 grants, the details of which sets out below. On 1st September, a grant of 40,000 from local government. This grant was in respect of training cost of 70,000 which Katie had incurred. क्या मतलब है had incurred? had कर चुका है, कर चुका था, वो खर्चे कर चुका हुआ है। अब जितनी भी ग्रांट मिल रही है वो सारी की सारी इनकम में जाएगी, ठीक है? एक्सपेंस आपका, हाँ ये आप कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग शो करने की बजाय आप नेट कर सकते हैं। आपके एक्सपेंस 70 है और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम 40 की, आप नेट करके एक्सपेंस 30 का शो कर सकते हैं। ठीक बात? 1st November, Katie bought a machine for 350. A grant of 100 was received from central government in respect of this purchase. The machine, which has a residual value of 50,000, is depreciated on a straight line basis over its useful life of 5 years. जी,
कौन बताएगा, कौन करेगा? इसको कीजिए जरा, टिक टिक करें कैलकुलेटर्स पे। पाँच साल है। यस सर। जी सर 20,000 ग्रांट में से जाएगा पहले साल, तो मतलब हर 5 साल। ठीक है। एक्सपेंस में 60,000 एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 20,000 आपका गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर लें। 2.5 लाख पे क्यों? 50,000 का रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। हाँ, 2.5 में से 50 लेस करें, 2 लाख को आप 5 सालों पे डिवाइड कर दें, 40,000 डायरेक्ट। हाँ, अगर ये मंथ का है तो वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर आएगा ना, मंथ का ना। सही। आप उसकी रिपोर्टिंग डेट पे देखेंगे 30 जून तक कितने महीने बन रहे हैं, उतने महीनों के 1 नवंबर से 30 जून तक आप 8 मंथ्स की 8/12 डेप्रिसिएशन लेंगे पहले साल में, दूसरे साल में पूरे 12 महीने की। जी बेटे। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था डेप्रिसिएशन वाला ये बता दीजिएगा एंट्रीज के साथ। बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल अभी बताता हूँ। ओके, इसको हम अभी लर्न कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है, तवज्जो रखिएगा प्लीज बेटे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या है? आपने मशीन खरीदी, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 350,000 आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम क्रेडिट 100,000। ये काम आपको हुआ 1 नवंबर को, 1 नवंबर को ये आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली। 30 जून आप डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं, 60 से वर्किंग हम कर चुके हुए हैं, और दूसरी एंट्री आप कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम को डेबिट करके। जी बेटे अभी तो 20 से करेंगे ना, वो सेकंड ऑप्शन में कर लूँगा ना, मैंने ऑप्शन 1 रखी है अभी। ठीक है। ओ सॉरी, उसकी 8/, ओके 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 ओके, सॉरी, आई एम सॉरी। 60 टाइम्स 8/12, थैंक यू। कितना आता है? ठीक है, ये 40,000, और उसके बाद आपकी 30 जून को
government grant deferred income debit and government grant income credit 20,000 into 8/12 क्या आता बेटा 13 point 13,333 ठीक बात। ऑप्शन 2 इसके अंदर क्या है, आप यहां पर एक अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, यहां से नीचे आएंगे, आप गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को डेबिट करके मशीन को क्रेडिट कर देंगे। ₹1,00,000 से, ठीक बात। अब जब ये आप करेंगे तो अब आपकी कहाँ गई, अब आपकी June 30 वो जो भी आपका साल है 20x, उस पे आपकी डिप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड depreciation credit 250 हो गया ना, 1,00,000 आपका एसेट क्रेडिट हो गया। 250 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 इज इक्वल टू 200,000 डिवाइडेड बाय 5 years इक्वल्स टू 40,000 टाइम्स 8/12 gives you 26,667 it is it. ओके आपका समझ आई बेटा जी। सर से रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वेयर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ अ चॉइस यू शुड, तो मैंने इसीलिए चॉइस दोनों आपको किया ना, ये आपको चॉइस अलाउ करता है ना। सर ये हमें शो करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में? हाँ जी, अगर उसने कहा है कि आप जैसे कहते हैं वेयर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ अ चॉइस यू शुड शो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, उसने कहा है आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे बैलेंस शीट है। ये एंट्री के आपने दो ऑप्शंस है, सो ये करना जरूरी होगा, यानी मेरी तरीके से नहीं। उसने जब मांगा तो फिर दोनों, बस में पूछना चाह रहा है कि क्या आपको दोनों तरीके मालूम है। अगर पूछेगा तो, अगर पूछेगा तो ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है नंबर 3। On 1st June, a grant of 100,000 from local government. This grant was in respect of relocation costs that Cathy had incurred, moving part of its business from outside the local area. Had incurred. The grant is repayable in full unless Cathy recruits 10 employees locally by the end of year 2. रिलोकेट कर रहा है किसी ऐसे रिमोट एरिया में, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी और उसे कहा कि वहां पर जाकर आपने कम से कम 10 एम्प्लॉय रखने हैं, और अगर 2 साल तक आपने 10 एम्प्लॉयज ना भर्ती किए तो पैसे वापस। कैटी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट एज द लोकल स्किल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस। वही 2 साल दूसरे साल के एंड तक ही हो गया ना, बात वही कह रहा है ना कि 2 साल के अंदर, 2 साल के एंड तक ही हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि अभी ये कंडीशन मीट नहीं हुई, आपको गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में क्रेडिट करना होगा।
जब वो मीट होगी, क्योंकि आप डिफ़िकल्टी है, आपको नहीं लग रहा कि अभी आप मीट कर रहे हैं। जब आप मीट कर जाएंगे तब आप उठा के इनकम में, आप आज ही मीट कर जाए, आज ही उठा के इनकम में डाल, ठीक है। ऑलराइट, हो गया। ये इसने यहाँ पर इसको जो है वो दो तरीकों के साथ अकाउंट फॉर किया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में यही चंद एक बातें हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन आता है आपका जब एसेट वापस हो जाता है, ठीक है, या आपको कैश वापस हो जाता है, उसकी एंट्रीज में आपके साथ करा देता हूँ। या कोई क्वेश्चन अगर है तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं वो क्वेश्चन उठा लेता हूँ। अच्छा जी, इसके जो पास इसके क्या कहते हैं एमसीक्यूज, वो भी आपको मैंने पहले करवाए हैं, ज़रूर कीजिएगा। इसका कोई क्वेश्चन अच्छा मैंने खुद से मेरे ख्याल से सिनेरियो बना के आपको बताया हुआ, उसी को देख लेते हैं। देखिएगा, ये अकाउंटिंग एंट्रीज आपके साथ जो शेयर की हुई हैं उनको ज़रा आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर इनकम डिस्कस हो गया है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, आपने एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट ली, आप नेट ऑफ करके डेप्रिसिएट करें या ग्रॉस पे उसको अमोर्टाइज करें। रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट फॉर इनकम, आपको इनकम जो आपने बनाई थी वो वापस करनी है, और वो कहता है कि जी अगर आप मीट नहीं करते तो सारी की सारी, जैसे वो उसने कहा था ना कि अगर किसी भी साल में 100 से कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो आप उसको जो है वापस कर देंगे, सारी अमाउंट को वापस करेंगे। आप उसको जो है वो सालाना इनकम बना चुके हैं, पहले साल आपने इनकम बना लिया, दूसरे साल कोई ऐसी रीज़न हुई कि आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं आया, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपसे गवर्नमेंट ग्रांट वापस ले ली जाएगी। अब आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में 300 पड़े होंगे, 100 आप इनकम बना चुके हैं, और जो आप पीछे इनकम बना चुके हैं वो भी अब आपके एक्सपेंस को डेबिट होएगी, क्योंकि टोटल कैश आपने 400 क्रेडिट करना है। तो गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैश क्रेडिट 400 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात, जैसे आपको इनकम मिली गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम 5 लाख, आपने उसको 1 लाख और 1 लाख इनकम में डाल दिया। अब पता ही चला कि जनाब पैसे वापस करो, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ये देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम आप वापस कर रहे हैं, कैश वापस कर रहे हैं आप 5 लाख से। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में आपके पास पड़ा हुआ है 3 लाख, और बाकी जो एडिशनल अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर रहे हैं। आपने 5 लाख रुपया लिया था गवर्नमेंट से, 2 साल इनकम बना चुके हुए हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट के पास, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में 3 लाख क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। आप गवर्नमेंट ग्रांट जब वापस कर रहे हैं पूरे 5 लाख वापस करने हैं, जब पूरे 5 लाख वापस करने हैं तो कैश तो 5 लाख से क्रेडिट होगा,
अब इसका 2 लाख का डेबिट स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा और 3 लाख का डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में जाएगा। मतलब 2 लाख हमारा एक्सपेंस होगा। हाँ जी, लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि आप ज्यादा रकम दे रहे हैं ना। आप तो इनकम बना चुके हुए थे पिछले 2 सालों में, उसको वो भी आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ रही है, तो आपके लॉस को डेबिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया कि इकट्ठा 5 लाख गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में डेबिट साइड पे लिखा, बैलेंसिंग फिगर आई, उसको उठा के मैं प्रॉफिट लॉस में ले गया, ये लॉस हो गया। हाँ जी, मैं इनकम को रिड्यूस कर दे, जो हमने इनकम क्रेडिट की हुई थी गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को डेबिट करके, ये गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को डेबिट किया हुआ था ना, इनकम को क्रेडिट किया हुआ था। अब आप क्या करेंगे, आप वो डेफर्ड इनकम खत्म हो जाएगी और जो इनकम क्रेडिट हुई थी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, वो अब डेबिट हो जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को आप डेबिट कर रहे होंगे हैं? नहीं, मेरा हाथ इसको टच हुआ था। ओके, ये एंट्री यहां पर ये हुई, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम डेबिट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब एक ये सिनेरियो देख लीजिए, एक ये सिनेरियो बनाया था इसकी अकाउंटिंग। गवर्नमेंट पेज 2 million for purchase of a machine costing 5 million. The machine will be depreciated at 10% on straight line method. आपने 1 जनवरी 2020 को मशीन बाय की 5 मिलियन पे, कैश रिसीव किया 2 मिलियन। ये 2 अकाउंटिंग एंट्रीज अंडरस्टैंड कीजिए। 1 साल गुजर गया, डेप्रिसिएट कर दी और गवर्नमेंट ग्रांट को आपने रीमेजर किया, उसको अमोर्टाइज कर दिया इनकम में, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब पता ये चला, ऑल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उसको फिलहाल छोड़िए। अब क्या पता चला कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है। ये तो शायद यहीं पे मैं रुक गया हूँ, ऐसे ही है, गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है। इसी सिनेरियो के कॉन्टिन्यूटी, continue with the previous scenario. The grant was returned in the start of second year as the government raised objection on quality of the machine purchased. कोई भी रीजन XYZ, गवर्नमेंट ने कहा जी वापस करो। अब आपको 2 मिलियन वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताएं क्या करेंगे अकाउंटिंग एंट्री। आई लीव इट ऑन यू। नहीं, हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये मैं आपके ऊपर अभी इस वक्त सिनेरियो रख रहा हूं और आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताएं। ये यहां से ऑनवर्ड चले। ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त ये पोजीशन बता रही है आपको कि गवर्नमेंट ग्रांट आपकी 500 रुपए से फिक्स एसेट डेप्रिसिएट हो चुका है, डेफर्ड इनकम आपकी 200 रुपए से अमोर्टाइज हो चुकी है। 5000 का एसेट था, मिलियंस को 1000 कह लें, 5000 का एसेट था। अब वो कह रहा है कि जी उसने कहा कि फुल अमाउंट वापस करो। कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस scenario, the grant was returned in the start of second year in full
उन्होंने कहा सारे पैसे वापस करो। एज द गवर्नमेंट रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन क्वालिटी ऑफ द मशीन, कोई भी रेज कर सकती है। बात तो असल में ये है कि आपने अब वो 2 मिलियन वापस करना। नहीं, एसेट तो बाद की बात है, बेचना नहीं बेचना, अभी आपने गवर्नमेंट को पैसे वापस करना, जैसे मर्जी कर। अकाउंटिंग एंट्री, कैश कितने से क्रेडिट होगा? हाँ, एक जो काम आसान है वो तो पहले करो। करो 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 ये करो, फिर ब्रेक लें। चलो जल्दी से, हरी अप बेटे। असल में बात ये है कि ये टी अकाउंट्स आप देख लो, चलो यहां से चलो देख लो। अगर पूरा आपने देखना पूरा देख लो। मेन काम की चीज यही है जो पर्पल कलर में मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई हुई है, ऑल्टरनेटिव मेथड से या जो भी है, दोनों मेथड से बनाई हुई है। अब आपने वापस किया साल के शुरू, दूसरे साल के शुरू में। हाँ हाँ, 1 मिनट 2 मिनट लीजिए प्लीज। ये 5,000 की ग्रांट ली थी, 2,000 का 2,000 की ग्रांट ली थी, 5,000 का एसेट था। दूसरे साल के स्टार्ट में, यानी कि एक ही डेप्रिसिएशन हुई। दूसरे साल के स्टार्ट में एंट्री रिवर्स करें। ये आपने किया अगर आप सिंपल मेथड से हैं, चलो ग्रॉस मेथड पे हैं। ये आपने किया अगर आप ग्रॉस मेथड पे चल रहे हैं तो आपने गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम को डेबिट किया 1800 से, और आपने कैश को क्रेडिट किया 2000 से, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को आपने डेबिट किया 200 से। जितना गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को इनकम बनाया था वो लॉस हो गया। ये हो गया। इस केस में बताओ क्या एंट्री करोगे? करो 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 करो। एक बहुत छोटू सा पॉइंट है, वो कर लो, फिर छुट्टी। ब्रेक मीन्स तुम लोग छुट्टी कर जाते हो, कल छुट्टी कर गए थे। मुझे पता है, खाना खाने गए थे, लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया। फिर खाना खाने के बाद भी पड़े मैं करता हूँ से, और सब एक दूसरे को लेकर गए थे। कोई भी नहीं किया था, सब एक दूसरे को लेकर गए थे जी, सब एक दूसरे को जबरदस्ती ले गए थे। इसका हल वैसे ये है कि आज आपको ब्रेक ही ना दी जाए। अच्छा चले, पहले इसकी एंट्री बताएं मुझे जी। क्या डेबिट कर रहे हैं? मशीन डेबिट कर रहे हैं कितने से? नहीं, आप कैश कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? कैश 2 मिलियन से क्रेडिट हो गया। आप बताएं। डेप्रिसिएशन बताएं क्या कर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करो। आप लोग बहुत करीब हो,
बहुत करीब हो, सिर्फ एक छोटी सी बात ज़हन में नहीं आ रही आपकी, वो मैं बता देता हूँ। तवज्जो चलो सर, सिर्फ एक छोटी सी बात क्लिक कर जाएगी तो आप कर जाओगे सर। और यही एक पॉइंट है इस पूरे गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, बाकी सारा इजी है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। जी बेटा, मशीन ये एक मिनट देखो ना बेटे, मशीन आपकी नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रही है या ग्रॉस पे मेंटेन हो रही है? नेट बुक वैल्यू। तो आप उसको 1800 से कैसे डेबिट कर सकते हो? आप उसको ग्रॉस पे लेकर आओ। नेट बुक वैल्यू पे क्यों हो रही है? ग्रॉस पे हो रही है, उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस है ना। अब आप क्या कह रहे हो? अब अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को बढ़ाना है। नेट यहाँ पे क्या है? GDI डेट, GGDI नहीं बेटे देखो, अब आप क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम तो अब्दुर्रहमान है ही नहीं है ना, वो तो गुम हो गई हुई है, खत्म हो गई हुई है। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करना है 200 से, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी कम अकाउंट फॉर हुई हुई थी, उसको इंक्रीज करो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर दो। सादा सी बात है। लॉस तो 200 के हुआ ना, देखो ना इधर भी तो लॉस आपका 200 ही हुआ था ना, तो वो लॉस को भी तो अकाउंट फॉर करो। मशीन के परचेज और गवर्नमेंट ग्रांट की किसरी नेट अमाउंट है मशीन? बेटे आपने जब इस मेथड के तहत चल रहे थे तो आपने मशीन को गवर्नमेंट ग्रांट के साथ आपने नेट ऑफ किया था ना। अब गवर्नमेंट ग्रांट तो आपकी पहले ही गुम हो गई हुई है, डेबिट है, खत्म है। अब जितने से मशीन को आपने क्रेडिट किया था उतने से मशीन को डेबिट करो ना, उतने से मशीन को डेबिट करो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आज तक जितनी, गौर से सुनिएगा, ये तो 1 साल था तो आसानी से पकड़ा गया, आज तक जितनी गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम अमोर्टाइज हुई है वो सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस में क्रेडिट करो। वो सारी की सारी आपकी जो एक्यूमुलेटेड, क्योंकि वो अब आपका सारा का सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इंपैक्ट जाएगा। कैश जितना दे रहे हो वो, और यहां पर आपका, इसमें सिर्फ एक पॉइंट अगर आप पकड़ लेना कि मशीन ने ग्रॉस पे डेबिट होना, आगे आप एंट्री बना लोगे। सिर्फ ये याद रखना दूसरा पॉइंट कि एक्यूमुलेटेड को इंपैक्ट देना है, बस एक्यूमुलेटेड को इंपैक्ट देना है आपने। देखो ना अब होगा क्या, अब जब होगा इस तरह से तो आपकी मशीन कितने की नजर आएगी? अब आपको 5 की नजर आएगी, और उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ना बेटे 500 से, तो आप तभी तो 4500 पे लेकर आओगे अपनी मशीन को, ठीक है ना। ये वाला जो इम्पैक्ट है, तो आपको अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी तो इम्पैक्ट देना है ना। बस यही एक अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। लें जी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद IAS 40 करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जी बेटे, जिस तरह मैंने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हल्की फुल्की बात आगाज में की थी, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हल्की फुल्की बात आप सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन पे सारा मसला है, ठीक है। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन
की बात है सारी असल में। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन के लिए दो मॉडल्स बताता है, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही है जो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फेयर वैल्यू मॉडल जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी इसकी रीमेजरमेंट पर उसको प्रॉफिट लॉस में अकाउंट फॉर करें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। हमने देखना बस ये है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको अकॉर्डिंगली आपने करना। अब ये एक सवाल है, अच्छा दूसरा मसला जो इसके अंदर आता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, वो आता है जब आपने चेंज ओवर करना होता है, इसको स्विच करना होता है। मीन्स आपने उसका यूज जो है चेंज किया, चेंज इन यूज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, या फ्रॉम इन्वेंटरी, या इसको पहले मैं ऑनर ऑक्यूपाइड वाला मसला खत्म कर लूं। ऑनर ऑक्यूपाइड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंटरी, या फ्रॉम इन्वेंटरी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तब हमें देखना होता है कि अब हम इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करें। और एक ये भी आता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि आप इसको सेल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और ओब्वियसली अगर फैसला रिवर्ट हो जाता है, नॉर्मली हेल्ड फॉर सेल एक्सट्रीम फैसला होता है कि अब हमने इसे बेच देना है, सब कुछ खत्म। लेकिन बात सूरतें ऐसी भी होती हैं दोबारा से आप कहते हैं नहीं इसको दोबारा यूज में लेकर आए, तो ये सिनेरियो भी आ सकता है। फ्रॉम नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये जो शिफ्ट है, ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर जो है वो किस तरह से अकाउंट फॉर होगी, उसमें भी इफ कॉस्ट मॉडल तो क्या करेंगे, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे अकाउंट फॉर हो रही थी, तो अब इस ट्रांसफर को किस तरह से आप अकाउंट फॉर करेंगे। इफ फेयर वैल्यू मॉडल तो आप इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो मैक्सिमम यहां पर आपको तंग कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पहचानना एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टैंडर्ड के अंदर, कि क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती है या ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बनती है। उसके लिए जो इशू आ सकता है, पार्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड पार्टली
owners occupied property. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग, उसकी 2 स्टोरीज जो हैं वो ऑनर ने ऑफिसेज अपने रखे हैं, उसमें अकाउंट्स के ऑफिस हैं, सेल्स के ऑफिस हैं, ठीक है, उसके परचेज प्रोक्योरमेंट के ऑफिसेज हैं, ये ऑफिसेज उसने रखे हैं, बंदे उधर बैठाए हुए हैं, और 3 फ्लोर्स उसने किराए पे दे दिए हैं। अब क्या इसको हम ऑनर ऑक्यूपाइड में लेंगे या इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेंगे, या पार्ट इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑनर ऑक्यूपाइड होगी? हाँ, उसके लिए वो एक क्राइटेरिया आपको देता है कि क्या हम जो अलग से है ऑनर ऑक्यूपाइड या अलग से जिसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहे हैं, क्या उसको हम सेल कर सकते हैं? ठीक है, अगर तो हम उसको अलग से सेल कर सकते हैं तब इसका मतलब है, लीज कर सकते हैं तब इसका मतलब है कि वो पार्टली अलग अलग हो सकता है और सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसका। ठीक है, इसी तरह पे एक और बात वो करता है, हॉस्पिटल्स या होटल्स, इन दोनों में कंफ्यूजन आती है। होटल्स की बात करते हैं तो इसमें आप फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की भी बात कर सकते हैं, जिसमें कि आप किराया ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स भी किराया ले रहे होते हैं रूम का, ठीक है, रेंटल। होटल्स भी रूम का रेंट ले रहे हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो भी रूम का रेंट ले रहे हैं। अब वो जो रूम का रेंट ले रहे हैं तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस प्रॉपर्टी को, या ऑनर ऑक्यूपाइड के तौर पर करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ जी, वो रूम का रेंट ले रहे हैं जी, आप मुझे रूम का रेंट ले रहे हैं। ऑनर ऑक्यूपाइड लेंगे सर, एक रूम का बस। देखो बेटे, होता क्या है, आप कहीं होटल में जाते हैं नाइट स्टे के लिए, तो वो आपसे जो रेंट चार्ज करते हैं उसके अंदर फर्निशिंग भी शामिल होती है, कंफर्ट भी शामिल होती है, बाज़ सूरतों में उसके अंदर फूड भी शामिल होता है। 3 टाइम का ना सही, कम से कम 1 टाइम का आपका फूड शामिल होता है उसके अंदर। ठीक है, कोई रिफ्रेशमेंट या फ्रूट या इस तरह की कोई बास्केट आपको मिलती है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिलती है, कार पार्क की फैसिलिटी मिलती है, इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो आपको फैसिलिटी, इसके अलावा जिम की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ का वो रेंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग का वो रेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पहचान ये है कि आपने उस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग, उस प्रॉपर्टी को या तो किराए पर दिया हुआ है, आप उसकी रेंटल इनकम एंजॉय कर रहे हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन को आप इंजॉय करेंगे। कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं जो कीमत बढ़ती है ओवर द ईयर्स, जी, उसकी वैल्यू जो बढ़ती है। तो जो होटल के आपको रेंटल मिल रहे हैं वो, उसको सिर्फ बिल्डिंग का रेंटल नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके मुकाबले में, अच्छा, इसी तरह से हॉस्पिटल में भी सिर्फ बिल्डिंग का नहीं मिल रहा, उसको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज उस रूम के अंदर मिल रही हैं। ठीक बात। फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जो होते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशंस जो होती हैं, उसमें भी उनको पूरी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट होटल वाली मिल रही होती हैं। और बाज़ तो ऐसे होते हैं उनको किचन, लदा लदा किचन मिलता है,
बर्तनों के साथ और रेफ्रिजरेटर के साथ और वॉशिंग मशीन के साथ तमाम वो फैसिलिटीज़ का वो रेंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ऑनर ऑक्यूपाइड में जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो आप हॉस्टल्स देखते हैं, जो हॉस्टल फैसिलिटी आप हॉस्टल रेंट पे लेते हैं, हॉस्टल रूम्स, अब वो जो हॉस्टल रूम आप रेंट पे ले रहे हैं उसमें आपको अगर सेफ्टी सिक्योरिटी और इंटरनेट मिल जाए तो मिल जाए, इसके अलावा आप बाज़ का फर्नीचर भी अपना लेकर आ रहे होते हैं, या अगर वो फर्नीचर देते भी है तो बड़ा वाजबी सा फर्नीचर होता है, तो वो एंसिलरी फैसिलिटीज कहलाती हैं, जो छोटी मोटी फैसिलिटीज आपको दी जा रही होती हैं उस बिल्डिंग में। एंसिलरी या छोटी मोटी फैसिलिटीज को इग्नोर करते हुए आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेंगे, वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो बात यूं ही कि अगर एंसिलरी फैसिलिटीज के साथ प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो उसके जो रेंटल हमें मिल रहे हैं दैट इज योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर मेजर फैसिलिटीज के साथ आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसके रेंटल्स मिल रहे हैं, तो वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। उसमें भी तो आपको रिटर्न आ रहा है। जी बेटे, उसमें जो रिटर्न आ रहा है ना, होटल का जो रिटर्न आ रहा है, वो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ बिल्डिंग का नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस साइज का एक कमरा, इसी साइज का सपोजली एक कमरा आप रेंट पर लेते हैं, आपको 20,000 रुपया महीना एक रात का रेंट देना पड़ता है। ठीक है, अब वो 20,000 रुपया एक दिन का, एक रात का, 24 घंटों का आप उसको पे कर रहे हैं, जबकि 20,000 रुपया इस साइज के कमरे का आप पूरे महीने का जो है वो रेंट पर देकर। ठीक है, तो इसका मतलब है एक दिन का 20,000 रुपया जो आप दे रहे हैं वो आप सिर्फ वो उस रूम का नहीं दे रहे बल्कि अदर फैसिलिटीज का भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मेजर फैसिलिटीज हैं वो जो अदर फैसिलिटीज हैं, इसलिए वो आपका जो है वो ऑनर ऑक्यूपाइड, वो एक बिजनेस की डील है ना, वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि वो पूरा एक बिजनेस है जिसका बिजनेस मॉडल ये है कि जी आपने अदर फैसिलिटीज शामिल करके गेस्ट से रेंटल इतना लेना। ठीक बात जी। अच्छा जी, अब ये आपको डिस्टग हिल लिमिटेड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to non-current assets of Dishtag Hill Limited. DL purchased specialized vehicle for 370 million on 1st July 17. The vehicles have an estimated useful life of 10 years with residual value of 30 million. Excuse me. The revalued amounts of the vehicle as at 31st December 18 and 19 were determined at 302 million and 290 million respectively. There were no change in useful life of residual value. ये एक सिंपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पॉइंट है। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे कि जी इसमें हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ पर नजर आती है। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of 280. The plant had a useful life of 80 years. The plant was purchased on 1st January 18 and was available for use on 1st April 18. 1st April 18 को परचेज हुआ था, अवेलेबल फॉर यूज है 1st April से, 1st जनवरी की बजाय 1st April से। Okay, the commercial production started on 1st June 18. On 1st July 18, DL received a government grant of 120 million towards the cost of the plant. The sanction letter states that if DL ceases to use the plant in the remote area before 31st December 21, DL would be required to repay the grant in full. A warehouse was given on rent on 1st January 18. Previously, the warehouse was in use of DL. अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात आ गई। The warehouse was in use of DL previously.
1 जनवरी से वो रेंट पे उसको दे रहा है। On 1 January 18, carrying value and remaining useful life of the warehouse was rupees 80 million and 16 years respectively. ठीक है जी, 80 मिलियन की उसकी कैरिंग वैल्यू है और यूजफुल लाइफ उसकी जो है वो 16 ईयर्स की थी। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। 1 जनवरी 18, जिस दिन को वो स्विच हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ऑनर्स ऑक्युपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 31 दिसंबर 18 एक साल गुजर गया और 31 दिसंबर 19 दूसरा साल गुजर गया। DL uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment for specialized vehicles for which revaluation model is used. सिर्फ specialized vehicle, except for specialized vehicle जिनके लिए revaluation model है, otherwise सबके लिए cost model यूज कर रहा है। DL transfers the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis. Excess depreciation retained earning में चली जाएगी revaluation से, और disposal पर भी retained earnings में चला जाएगा revaluation. Government grant is recorded as deferred income and a part of it is transferred to income each year. Model उसने बता दिया कि हम deferred income में लेके जाते हैं। Investment property is carried at fair value model. Prepare relevant extract from DL statement of profit loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 19 and statement of financial position as on that date. जनाब, आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें और मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी क्या बनती है। आपकी कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल के तहत 80 मिलियन की थी 1 जनवरी 18 को, जब आपने उसको रेंट पर दिया। थोड़ा सा सोचें, मैं आपकी सोच के बाद अपनी बात करूंगा। एक अहम पॉइंट है इसके अंदर। रिक्वायरमेंट ये प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, आप चलें, रिक्वायरमेंट भी आपको नजर आ रही है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने देखी। आपने जब स्विच करना है उसको, तो आपने रीवैल्यू करके स्विच करना, बस ये एक पॉइंट है। हाँ जी, क्योंकि 80 है ना, उसको 104 बना के स्विच करना है आपने। हाँ बस, और कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने उसका जो है वो नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल है ना, डेप्रिसिएशन नहीं लेनी इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। देखो बेटे, इसका इस साल के एंड पर प्लीज देखिएगा, इस साल के एंड पर क्या डिफरेंस आएगा। 104 माइनस 96, 8 का लॉस आएगा, और इसके एंड पे क्या आएगा, 19 का गेन। दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। नहीं, दो अलग अलग साल हैं, दो अलग अलग साल हैं भाई। देख लो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर 96 की शो हो रही है, 115 की शो हो रही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, नहीं, ये तो दूसरा एसेट है ना। एक मिनट, वेयर हाउस की बात कर। अच्छा, आपका 80 से किस पर गया, 104 पे कितना फर्क आ रहा है, 24। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका जब उधर जाएगा, कितनी जिंदगी है इसकी बाकी, 16। अब आपने इसको रिटेन अर्निंग्स में भी तो लेके जाना है ना, तो वो आप डिवाइडेड बाय 16 कीजिए, क्या आता है 1.5 हर साल। इस साल में भी
1.5 रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा रीवैल्यूएशन से, इस साल में भी। ठीक है, ये वो बात है जो कि आपके साथ कर रहा है। सर ये साल तो कम ही चलेंगे जी बेटे, साल जैसे ईयर गुजरते जाएंगे, अब 16वां साल फिर 15 नहीं मिलेंगे अगले साल। आपने एक ही मरतबा उसको जब स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ना, अगर आपने उस तरह से करना है तो वो आप माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को 15 पे डिवाइड करें। देखो ये स्टूडेंट मैंने बहुत मरतबा आपको समझाया है, ये खामखा की कन्फ्यूजन कैरी करते हैं आपके साथ। अगर शुरू में ही आपने 1.5 कर ली तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.5 आपका 1.5 ही आएगा। देखो जरा मैं आपकी एक वर्किंग आपने जो बात की है वो मैं समझा दूं। इसमें से 1.5 लेस करो, क्या आएगा? 22.5। अब आप 22.5 को अगर करोगे तो फिर 1/15 करोगे, अगेन 1.5 ही आएगा। तो अब 1.5 ही लाने के लिए दोबारा इतनी वर्किंग करने की क्या जरूरत है? आप तो शुरू में 1.5 ला चुके हो। वो उस वक्त होता है जब आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई हो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी 16 की बजाय या 15 की बजाय 8 रह गई है, तब आप 22.5 को रिमेनिंग यूजफुल 8 पे डिवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो 1.5 इज मेंट फॉर एवर। आप हर साल 1.5 को उठा के रिटेन अर्निंग्स में लेकर चलते चले जाएं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 2.5 फिर 24 में से वही 1.5, आपका हर मरतबा 1.5 माइनस होगा। उसने ये किया है 24 डिवाइडेड बाय 16, 24 डिवाइडेड बाय 16 1.5 ही आ रहा है। ठीक है ना, आपकी यूजफुल लाइफ चेंज नहीं हो रही। अगर यूजफुल लाइफ चेंज होगी तब रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आप डिवाइड करेंगे। ठीक बात, बस यही एक पॉइंट है इस सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मुतल्लिक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाकी सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी इनकम में जा रही है। चेंज इन फेयर वैल्यू अगर आप देखें, वही जो हमने बनाई थी 8 और 19 बनाई थी ना, 8 और 19 और 1.5 रिटेन अर्निंग जा रही, यही है बस। इसमें स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, कि वो हो सकता है 80 से 104 को डायरेक्टली इनकम में डालता है, इस 24 को वो हो सकता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर जाने के बजाय डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में डालता है कि जी फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसने फेयर वैल्यू हुआ, इसको डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में डाल दो, इनकम बना दो। यहां स्टूडेंट गलती करेगा और नंबर लूज करेगा। हो सकता है इस पॉइंट के सपोजली अगर ये सारा सिनेरियो, ये कंप्लीट सिनेरियो 5 मार्क्स का है तो इसी के 2 नंबर या 2.5 नंबर हो सकता है वो इसी पॉइंट पर दे दे, क्योंकि ये एक अहम कैच है इसके अंदर कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मैंने यहां पे आपको बताया था ट्रांसफर, अब आप देखें ऑनर ऑक्युपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं ना आप, तो जब आपने ऑनर ऑक्युपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना है आपने रीवैल्यू करना है, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है उसको आपने बाद में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना। ये बात अच्छे से समझ आ गई। मैं इस वक्त सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी का इसके साथ आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, आप इसको खुद से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मुताल्लिक एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ बचपन में डिस्कस किया था, अगर वही मैं आपको दोबारा डिस्कस करूं, विक्टोरिया वाला, शायद आपको जहन में हो क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें 23 जब मैं आपको कराऊंगा ना तब मैं ये तमाम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। 23 में मैं तमाम ले आऊंगा। ये वही वाला दोबारा आ गया नहीं, अच्छा हाँ, ये ज़रा स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। चेंज इन यूज, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर।
Transfer to or from investment property should be made only when there is demonstrated change in use as contemplated by the standard. IS 40 presents a non-exhaustive list of example. ये जो मैंने from to की बात की है, अब बहुत अहम पॉइंट है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आप ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनर ऑक्युपाइड में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज प्रीवियसली measured at कॉस्ट मॉडल, तब सिंपली जो उसकी इस वक्त कैरिंग अमाउंट होगी उसको आप ऑनर ऑक्युपाइड में ट्रांसफर कर दें, कोई फेयर वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि इसी के ऊपर अगला पॉइंट बेस करेगा। ये मैंने बात क्या की है, मेजर्ड एट कॉस्ट, किसके बारे में की है? बहुत आंखें दिमाग खोल के बात सुनो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात की है। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे मेजर हो रही थी, अब आपने चेंज करना है इसको ऑनर ऑक्युपाइड में। अब जब आपने ऑनर ऑक्युपाइड में लेकर जाना है, क्या इसको फेयर वैल्यू करेंगे या रिवैल्यूएशन करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट पर थी, जो कैरिंग अमाउंट है वही उसकी IAS 16 की कॉस्ट समझी जाएगी। कहते हैं इन केस ऑफ एन एंटिटी दैट एम्प्लॉयज द कॉस्ट मॉडल, ट्रांसफर्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्युपाइड एंड इन्वेंटरी डू नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड दस डू नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पसेस। वही चीज आगे चली जाएगी, नो इशू एट ऑल। लेकिन यहां पर अब वो इशू आप जरा देखिएगा, बहुत डिटेल से बात समझाई गई है। ABCDE आपको बताई हुई बातें, क्या कह रहा है? सबसे पहले ये वाली लाइन, पहली शर्त क्या है? मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे थे, कॉस्ट पर नहीं, फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे थे। जो अभी आपने देखा, आपने ऑनर ऑक्युपाइड से अगर उस पे आना था तो आपने भी रीवैल्यू किया था ना। इसी तरह आप फेयर वैल्यू पे कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर, और अब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्युपाइड में जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पर उसको अकाउंट फॉर करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपेशन, इसका सर्कमस्टांसिस क्या है कि अब आपने किराए पे जो दिया हुआ था, किराएदार निकाल दिए बाहर और अपना दफ्तर सेटअप कर लिया। जिस दिन आपने ये काम किया उस दिन से कमेंसमेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपेशन हुई है, जिस दिन, उस दिन ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्युपाइड हो जाएगी, IAS 16 लग जाएगा उसके ऊपर। अब डीम्ड ट्रांसफर वैल्यू क्या है, जो हेडिंग में लिखा हुआ है ना, डीम्ड ट्रांसफर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज बिकम्स द डीम्ड कॉस्ट फॉर फ्यूचर अकाउंटिंग पर्पस। अब उसकी जो फेयर वैल्यू होगी उसकी, मतलब अब जिस दिन वो उसको ट्रांसफर कर रहा है उस दिन वो क्या कहेगा कि जनाब आपने उस दिन फेयर वैल्यू पर लेकर आना है। जरा पूरी इसकी अकाउंटिंग देख लो, उस दिन फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे जब, तो जो भी डिफरेंस होगा उठा के इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे ना उस डेट तक का, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है। इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में लेकर जाएंगे, और जो उसकी अब अमाउंट आएगी फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट, उसको IAS 16 की कॉस्ट तस्वुर किया जाएगा, डीम्ड वैल्यू IAS 16 की कॉस्ट तस्वुर किया जाएगा। ऑलराइट, एंड ऑफ ऑनर ऑक्युपेशन, अगर ऑनर ऑक्युपेशन एंड हो गई है, जैसा कि अभी केस आपने देखा था 16 से आप 40 में ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रांसफर फ्रॉम ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या ROU राइट ऑफ यूज एसेट जो आपके लीज का होता है, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 में ट्रांसफर, जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया। कहता है रीवैल्यू इन अकॉर्डेंस विद 16 प्रायर टू द ट्रांसफर। कहता जी अब आप रीवैल्यू करके उधर लेके जाएं।
अब आपकी भले वो कॉस्ट मॉडल पे क्यों ना चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IAS 16 भले कॉस्ट मॉडल पे क्यों नहीं चल रहा था, लेकिन चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है फेयर वैल्यू पे मैयर होती हैं, तो अब आप क्या करेंगे, उसको पहले रीवैल्यूएशन करेंगे एज पर IAS 16, यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में उसका इंपैक्ट जाएगा, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर आप उसको फेयर वैल्यू में लेकर जाएंगे। वैसे आप लोगों के एंड पर, आप लोगों के पार्ट पे यही दो सिनेरियोज बनते हैं, क्योंकि IAS 16 और IAS 40 में वो घुमाएगा आपको। लेकिन IAS 2 भी जो है वो भी समझा जा सकता है, क्योंकि आपने इन्वेंट्रीज भी पढ़ रखी हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेंट्रीज क्या हैं? आप कारोबार कर रहे हैं, डीलर हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीद के बेचते हैं, आपके पास 100 घर पड़ा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है, 50 प्लॉट ऑफ लैंड्स पड़े हुए हैं आपके पास बेचने के लिए, एक इन्वेंट्री है ना आपके पास, आपकी वो प्रोडक्ट है, तो आप इन्वेंट्री के तौर पे इसको रखा हुआ है, फॉर सेल रखा हुआ है, आपने उसका डिस्प्ले बनाया हुआ है, घर बेचते हैं, अब वो आपकी इन्वेंट्री है। अब आप बेचने के बजाय आप कहते हैं यार मैंने बेचने नहीं है, मैंने रखने हैं, मैं इसको जरा थोड़ा सा लंबा रखता हूं, घरों को किराए पे देता हूं, ठीक है, किराया कमाता हूं मैं। अब वो क्या हो गए, अब IAS 2 से निकल के IAS 40 में चले गए, और IAS 40 आप कहते हैं कि जी मैंने रिवैल्यूएशन, मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है। अब आप क्या करेंगे, कहता है ट्रांसफर फ्रॉम ऑनर ऑक्युपाइड फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये वाली बात मैं कर रहा हूं, ये वाली ट्रांसफर इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो रही 40। अभी मैं ये अभी आपको बाद में करता हूं, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से 2 पे आप जाएंगे वो बाद में करता हूं। फिलहाल मैं ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता है एनी डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री एट द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी रिपोर्टेड टू प्रॉफिट लॉस। ये बड़ी एक मजे की बात है। आपने इन्वेंट्री को मैयर किया हुआ था कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो लोअर है। अब आप उसको किस पे लेके आएंगे, फेयर वैल्यू पर। एंड सपोजली आपकी कॉस्ट जो थी वो लोअर थी, आपने कॉस्ट पर उसको रखा हुआ था इन्वेंट्री, अब आप उसको फेयर वैल्यू बनाएंगे। जिस तरह IAS 16 में आपने उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस लिया था, इस तरह आप फेयर वैल्यू बनाकर जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट लॉस में पहले लेकर जाएंगे, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे उसका गेन, और उससे ऑनवर्ड्स रिवैल्यूएशन मॉडल, उसका फेयर वैल्यू मॉडल चलता रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। यही वाली बात वो यहां पर करता है कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। आपके पास सपोजली 500 फ्लैट्स थे, 500 फ्लैट्स आपने जो है वो किराए पे दिए हुए थे। अब आप कहते हैं नहीं यार बेचो, सबको फॉर सेल लगा देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं उसका फॉर सेल का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अब आप स्विच कर रहे हैं IAS 2 इन्वेंट्री पर, तो सीधी सी बात है फेयर वैल्यू करें, जो गेन और लॉस है, अब जो उसकी कैरिंग अमाउंट आएगी फेयर वैल्यू पर, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट समझी जाएगी। अब यहां से ऑनवर्ड IAS 2 अप्लाई होगा, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से लोअर पे उसको आप लेकर जाएंगे ऑनवर्ड्स अगले सालों में। इन्वेस्टमेंट में आपके फेयर मॉडल थे और IAS 2 इन्वेंट्री में आपकी कॉस्ट क्या है? जी हाँ, क्योंकि IAS 2 तो वही लगेगा ना, लेकिन डेट ऑफ चेंज पर फेयर वैल्यू पर ही चेंज होगी। इसकी एक टिप ले लो, आसान टिप, जब भी ये चेंज होनी है फेयर वैल्यू पर चेंज होनी है। 16 से जब आप 40 पे जा रहे हैं फेयर वैल्यू, लेकिन जब 16 से फेयर वैल्यू पर आप लेकर आएंगे तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस कहलाएगा, इक्विटी में जाएगा OCI के जरिए से।
लेकिन 2 से जब 40 पे जाएंगे आप, तो वो जो सरप्लस आएगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उधर सरप्लस में नहीं जाएगा। वो जो गेन आएगा वो सरप्लस में नहीं जा सकता, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों के एंड पर इतना ही है। आपका जो है वो IFRS 5 आपके सिलेबस में नहीं है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी इसे क्रॉस कर दिया था कि उसको आप छोड़ दें। अदरवाइज उसमें भी आप क्या कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू पर लेकर जा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ सेल पे। तो ये इसकी एक अहम पॉइंट था कि आपने जब एसेट को स्विच करना है फ्रॉम इट्स यूज, आप उसको किस तरह से कराएंगे।